हेलो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। क्रॉनिक डिजीज के बारे में पढ़ाई हो रहा था और अभी हम लोग जो है कि सबसे पहले क्रॉनिक डिजीज में सबसे छोटा एक पोर्शन है, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज साइकोसिस। एक काम करते हैं कि वी कैन स्टडी दिस साइकोसिस फ्रॉम एनी बुक, बट द मेन थिंग इज दैट व्हाट हैनीमैन हैज रिटन बाय हिमसेल्फ, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है कि वी हैव बुक इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैव दिस एंड लेट अस ट्राई टू रीड दिस थिंग। तो इससे क्या होगा कि आपका, जैसे कि मैं अगर सिर्फ मुंह बोले लेक्चर दे दूंगा, उससे तो समझ में भी आ जाएगा और उसमें कुछ इजी हो जाएगा, बट ये जो है ना, ये आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। कैसे कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा? ताकि ऐसे आप सोचिए कि हम हैनीमैन से पढ़ रहे हैं और हम सब लोग हैनीमैन का स्टूडेंट है, तो इसलिए वी हैव टू गो थ्रू दिस बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दैट साइकोसिस। तो दिस साइकोसिस, इस जगह में क्या लिखा है, वी नो दैट, पहले एक थोड़ा सा आपको ये पता ही होगा कि देयर आर 3 chronic miasm, द सोरा, द साइकोसिस एंड द सिफिलिस। दिस chronic miasm आर द responsible, these are the stigmata, these are responsible for the chronic disease. Now this psychosis, first, when concerning psychosis as being that miasma which has produced by far the fewest chronic disease and has only been dominant from time to time. दिस फिग वर्ड डिजीज, तो शुरू में क्या कहा कि ये जो मियास्मा है ये टाइम टू टाइम में ये डोमिनेंसी दिखाया है और इसको हैनीमैन ने फिग वर्ड डिजीज बोला है, which in later times, especially during the French War in the year 1809 to 1814, was so widely spread, but which has since showed itself more and more rarely, was treated almost always in an inefficient and injurious manner internally with mercury, because it was considered homogeneous with the venereal Chancre disease. तो इसमें ये बोला गया है कि 1809 से 1814 के टाइम में जब फ्रेंच वॉर हुआ था, उस समय में साइकोसिस बहुत ही ज़्यादा फैला था और ये जो है कि बाद में इसका इंसिडेंस कम हुआ, बट ऑलवेज इस साइकोसिस को मिस्टेकेबली पुराने ज़माने का फिजिशियन वेनरल डिजीज के हिसाब से सिफिलिस के साथ एक कन्फ्यूजन किए हैं और हमेशा इसको मार्करी से ट्रीटमेंट करने की कोशिश किया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत ट्रीटमेंट है। इसमें होता क्या है कि बट द एक्सक्रीसेंसेस ऑन द जेनिटल्स वर ट्रीटेड बाय एलोपैथिक फिजिशियन ऑलवेज इन द मोस्ट वायलेंट एक्सटर्नल वे बाय कॉटराइजिंग, बार्निंग एंड काटिंग और लिगेचर्स। तो ऐसे में जैसे कि जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, इस ग्रोथ को काटिंग करके, कॉटराइजिंग करके, लिगेचर बना के जैसे धागा बांध देते हैं और वो फिर गिर जाते हैं बाद में, जैसे वर्टी टाइप की ग्रोथ होता है, इस टाइप के ट्रीटमेंट एलोपैथिक फिजिशियन ने किया है और हमेशा ये जो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू हैनीमैन ये इंजुरियस होता है। तो इसके बाद लिखा है कि ये जो साइकोसिस है इसका सबसे पहले क्या होता है और मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो दिस एक्सक्रीसेंसेस यूजुअली फर्स्ट मैनिफेस्ट देमसेल्फ ऑन द जेनिटल्स एंड अपीयर यूजुअली बट नॉट ऑलवेज अटेंडेड विद अ स्पॉट ऑफ गोनोरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा several days or several weeks, even many weeks after infection through coition. तो क्वेश्चन या सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वी कैन से दैट जो भी नॉर्मल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, मतलब पॉलीगैमी आप कह सकते हो कि इस टाइप का इलीगल तरीका, तो ऐसे में ये करने के बाद लगभग कुछ मेनी वीक्स आफ्टर, इसके कुछ हफ्तों बाद एक टाइप का मैनिफेस्टेशन होता है जेनिटल्स में, और उसके साथ जो है कि ये मैनिफेस्टेड देमसेल्फ जेनिटल्स कैसे एक ग्रोथ होता है, वाटी कुछ मतलब एक्सक्रीसेंसेस निकलता है वी कैन से, एंड समटाइम्स इट इज कंबाइंड विथ द यूरेथ्रल डिस्चार्ज और गोनोरिया। मोर रियरली दे अपीयर ड्राई लाइक वर्ड्स, more frequently soft, spongy, emitting a स्पेशली ट्रीटेड फ्लूइड। तो कैसे होता है, किस टाइप का अपीयरेंस होता है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी वाटी टाइप अपीयरेंस होता है एंड उसमें से कुछ ट्रीटेड फ्लूइड जो है स्वीटिश और हेरिंग ब्राइन लाइक एक स्मेल होता है, ब्लीडिंग इजीली एंड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉक्सकॉम और ए कॉलीफ्लावर। तो ब्रासिका बोट्राइटिस मतलब
ये चीज जो है एक आफ्टर पोएसन, आफ्टर सम वीक्स we can have some we can see some manifestation around the genitals, which is soft, spongy, emitting some type of fluid with some sweetish odor, or and it is appearing like a in a cauliflower like growth. So these with the males sprout forth on the glands and on below the prepuce, but with women on the parts surrounding the pudenda. So these are the parts where this type of eruption or warty growth will appear, and the pudenda themselves, which are then swollen and covered often by great number of them. तो इसमें जो this is the what you can say, this is the manifestation or the initially or primary manifestation of psychosis which occurs after this question. Practically presently you can this is universal, ये आज भी होता है, और all the time जो है कि we can see that we will when we will go to the secondary symptom of psychosis, we see that this generation after generation ये चीज जाते जाते it develops, and it is not only confined in just manifestation of some warty growth on the around the genitals. इसमें बहुत सारे टाइप का including the mental and other physical symptoms भी इसमें आ जाता है. तो सबसे पहले हमने इस पेज में इस बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हमने देखा कि सबसे पहले हमको किस टाइप के मैनिफेस्टेशन मिलेगा इन दिस साइकोटिक पेशेंट. अच्छा, इसके बाद देखते हैं. तो ये जो चीज है जब वायलेंटली रिमूव किया जाता है और जैसे कि अभी देखा कॉटराइजेशन है, जैसे तो कटिंग करके या लिगेचर करके, तो ये जो रिमूव करने के बाद ये अंदर अंदर जो है कि बहुत ज़्यादा लोकल सिम्टम तो रिमूव हो जाता है, लेकिन अंदर अंदर जो है ना ये बढ़ता जाता है और इसका सेकेंडरी एलिमेंट आ जाता है. सो वी विल रिमूव द वाट from the external as per the external manifestation, but the secondary manifestation of psychosis now come into play, and there we get a number of different types of manifestations by the secondary symptom of psychosis. अब जो है कि सेकेंडरी सिम्टम साइकोसिस के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. व्हाट आर द सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस थोड़ा बाद में. इससे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे हैनीमैन सर ने और क्या लिखा है. सो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, द ट्रीटमेंट बाय मार्करी, इट इज़ वेरी इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. सो ट्रीटमेंट बाय मार्करी, हमको ये समझना पड़ेगा कि उस समय का टाइम में जो मार्करी और मार्क्यूरियल कंपाउंड, उस समय का जो मेडिसिन है आज का जैसा इस टाइप का इतना कैप्सूल इंजेक्शन इस टाइप का तो नहीं था. तो हैनीमैन ने उस समय के अकॉर्डिंगली लिखा है. आज का डेट में जो अगर इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो आज भी सर्जिकल रिमूवल होता है ऐसे वार्ड्स के लिए. पेशेंट भी नहीं समझते हैं कि इसको रिमूव कर दो, कॉस्मेटिक्स वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, लेकिन इसमें आपका सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन लेकिन आज भी इसी तरीके से शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे ये लिखा है कि मार्करी से जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बिल्कुल ही गलत है. बिसाइड द इफ यू कम टू द एंड ऑफ दिस पेज, बिसाइड द अंडरमाइनिंग द जनरल हेल्थ बाय मार्करी व्हिच इन दिस डिजीज कैन ओनली डू इंजुरी. इन्होंने हैनीमैन ने कहा कि मार्करी से ये ठीक तो होता ही नहीं है, उस उल्टा बॉडी में भी अलग टाइप का इंजुरी भी बन जाता है. तो इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करें. इफ यू कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें जो ट्रीटमेंट हैनीमैन ने लिखा है कि वी शुड यूज थूजा एज अ इंटरनल मेडिसिन. द गोनोरिया डिपेंडेंट ऑन द frequent miasma as well as the above mentioned experiences, the whole psychosis are cured most surely and most thoroughly through the internal use of thuja. Very very important. I have underlined it here, to the internal use of thuja. So which in this case the homeopathic in a dose of a few pellets as large as poppy seed, कैसे देना है वो भी बताया गया. Few pellets as large as poppy seed moistened with the dilution potentized to the decillion degree, and when these have exhausted their action after 15, 20, 30, 40 days, alternating with just a small dose of nitric acid diluted with the decillion degree, which must be allowed to act as long a time in order to remove the gonorrhea and the excrescences, that is the whole psychosis. तो हम लोगों को साइकोसिस का अगर ट्रीटमेंट करना है
तो आपको जो सेंटिसिमल स्केल हैनीमैन का था उसी को डेसिलियन स्केल बोला जाता है, और थूजा देना है। और उसके बाद थूजा का जो एक्शन है ये 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन हो सकते हैं। अगर आप देखोगे फ्रॉम द मेट्रिया मेडिका द ड्रग प्रोबिंग, द थूजा हैज एक्शन ऑफ अबाउट 60 डेज स्पेयर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो इस बीच में जितना दिन इनका एक्शन चलेगा उसके बाद आपको देना है नाइट्रिक एसिड इन द डेसिलियन डिग्री। It is not necessary to use any external application, very very important, it is not necessary to use any external application except the most inveterate and difficult cases when the larger fig words may be moistened every day with mild pure juice expressed from green leaves of thuja mixed with an equal quantity of alcohol। तो वैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म नंबर 185 से 203 तक कहा गया है। अब इसमें एक बात है कि जब फिग वॉट है, बहुत डिफिकल्ट केसेस है, इसमें हैनीमैन ने कहा कि थूजा लीफ का एक्सट्रैक्ट जूस इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल में मिला के रोज 2 बार आप उसमें एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हो, मिक्स्ड विथ यस। तो इसको आप रेगुलरली यूज कर सकते हो एज पर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। ये एक्सेप्शन था हैनीमैन के जो क्रॉनिक डिजीजेस है, जो लोकल डिजीजेस है, इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। अगर आप लोग बहुत अच्छे से हैनीमैन का ऑर्गेनन को आप देखोगे तो वहाँ पे है, जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि ऑइंटमेंट दे दो, एक्सटर्नली लगा दो, सल्फर, थूजा, रस्टॉक्स, ये सारे का गैफाइटिस का ऑइंटमेंट होता है। तो हैनीमैन ने इफ यू गो एफोरिज्म नंबर 194, 196, इफ यू गो टू एफोरिज्म नंबर 201, उसमें भी दिया कि क्या होता है बेसिकली इफ एक्सटर्नली अपन अप्लाई करेंगे। तो इट इज नॉट अलाउड to give the internal medicine, even the same medicine if you use externally, external application allowed नहीं है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे जहाँ पे एक्सटर्नल एप्लीकेशन अलाउड है। दिस इज इन केस ऑफ फिगवर्ड्स वेयर यू कैन यूज थूजा एंड विथ एन इक्वल अमाउंट ऑफ अल्कोहल इसको बना के आप लगा सकते हो। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये जो साइकोसिस है, एक्चुअली बैकग्राउंड में हर जगह में द मदर मायाजम इज सोरा, एंड व्हेन वी सी अ पेशेंट विद अ मिक्स अप ऑफ साइकोसिस एंड सोरा, ऑब्वियसली द ट्रीटमेंट द फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एंटीसोरिक मेडिसिन। है कैसे होगा, एक थोड़ा दिस इन द लास्ट पेज ऑफ साइकोसिस, ये 4th पेज है, इसमें देखते हैं। The patient was at the same time affected with another chronic ailment, as if usual after the violent treatment of figwords by allopathic physician, then we often find developed sora। तो जहाँ पे ये सोरा गया है इसमें ये लिखा है, तो 3-4 लाइन नीचे अगर आ जाए, then it is necessary first to come to the assistance of the most afflicted part, the sora, with the specific antisoric remedies given below, and then to make use of the remedies for psychosis before the proper dose of the base preparation of mercury as we will describe below is given against the syphilis। तो अगर मिक्स्ड मियाजमेटिक कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे सबसे पहले हमको एक एंटीसोरिक मेडिसिन देना होगा, उसके बाद अब अपनो देखना होगा कि कौन सा डोमिनेटिंग है। हम लोग साइकोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं अगर कोई साइकोटिक मैनिफेस्टेशन है, साथ में अगर सोरा का डोमिनेंसी है, तो विल सी दैट वी विल गिव द एंटीसोरिक मेडिसिन। उसके बाद हमको देना होगा एंटीसाइकोटिक, और उसके बाद देना होगा एंटीसिफिलिटिक अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द मियाजम। ओके, so finally you see in the last paragraph, in this reliable cure of psychosis from within, no external remedy except the juice of thuja in inveterate bad cases must be applied or laid on the figwords, only clean dry lint if they are of moist variety। तो कुछ लिंट अप्लाई करने के लिए बोला गया है, अदरवाइज कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ऊपर से लगाने को मना है। तो हम लोग ऐसे ये जो 4 पेज है साइकोसिस में, इसमें हमने ये देखा कि साइकोसिस का बेसिक क्या है, इसका नाम है फिगवर्ड डिजीज, और इसमें जो शुरू में क्या होता है, इसका मैनिफेस्टेशन क्या है, इसका मार्करी का ट्रीटमेंट जो पुराना फिजिशियन करते थे ये गलत है, और हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द बुक ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अब हम इसको नोट बना सकते हैं या कोई भी
रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी रेडीमेड नोट बना हुआ है। ऐसे आप लोगों को रेफरेंस बुक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं। लेकिन मेरा हर कोई स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यू मस्ट गो थ्रू द ऑथेंटिक बुक फर्स्ट एंड देन go to the reference book. So your question is, what is psychosis, what are the primary manifestation of psychosis, and what should be the treatment of psychosis in psychosis alone or with complicated with other measure. Thank you so much, we will meet again.